पिताजी, मुझे बचा दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। पुत्र, पुत्र तुम मेरे हाथ को अच्छे से पकड़ कर रखो। पिताजी, मेरा हाथ आपके हाथ से छूट रहा है। पुत्र, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पिताजी, मेरा हाथ छूट रहा है। आ! हरिपुर नामक गांव में वीरसेन नाम के एक राजा रहते थे, जिनका इकलौता पुत्र राजकुमार आर्यन था। मंत्री जी, गांव में क्या क्या समस्या है और गांव के लोगों की स्थिति क्या है? महाराज, ये तो हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। ठीक है मंत्री जी, आप आज ही गांव के दौरे पर निकले और वहां की सारी खबर हमें सुनाएं। राजा के कहने पर मंत्री जी तुरंत गांव के दौरे पर निकल जाते हैं। अरे सुनो भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? मंत्री जी, असल में हमारे गांव में लक्ष्मी नाम की एक औरत रहती है। उसका बेटा नदी में गिर गया है। मगर कैसे? अरे मंत्री जी, असल में वो उस टूटे हुए लकड़ी के पुल से नदी के उस पार जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका पैर फिसला और वो नदी में गिर गया। मंत्री जी की ये बात सुनकर वापस महल चले आते हैं और राजा को उस टूटे हुए पुल के बारे में सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर राजा जी कहते हैं, मंत्री जी, ये तो बहुत गंभीर समस्या है। जी महाराज, मुझे भी यही लगता है। हमें जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालना होगा। अगले दिन मंत्री जी, आज मैं खुद गांव के दौरे पर जाना चाहता हूँ। आप मेरे जाने का इंतजाम करें। ठीक है महाराज, मैं आपके जाने का इंतजाम करवाता हूँ। कुछ देर के बाद राजा और मंत्री गांव के दौरे पर निकलते हैं। गांव में पहुंचते ही राजा चारों तरफ घूम घूम कर देखते हैं। तभी वहां एक रोता हुआ आदमी आता है। कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? महाराज, मेरा नाम भोला है। मेरा बेटा पुल पार कर रहा था। पैर फिसलने से वो नदी में गिर गया। महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। राजा ये सुनकर नदी के पास जाते हैं और मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, आप भोला के बेटे को उस नदी में तलाश कीजिए। राजा के कहने पर मंत्री जी अपने सिपाहियों को नदी में छानबीन करने के लिए भेज देते हैं, मगर भोला का बेटा कहीं नहीं मिलता। महाराज, भोला का बेटा नदी में नहीं मिला। मुझे लगता है वो मर चुका है। मुझे भी यही लग रहा है मंत्री जी। राजा मंत्री की बात सुनकर भोला को सहानुभूति देते हैं और अपने महल में चले आते हैं। पिताजी, मुझे लगता है हमें उस पुल का दोबारा निर्माण करना चाहिए। हाँ पुत्र, तुम ठीक कह रहे हो। हमें जल्द से जल्द ये काम करना होगा। जी पिताजी, फिर देर किस बात की, हम कल ही चलते हैं। राजा की बात मानकर राजा अगले दिन उस पुल के निर्माण के लिए निकल जाते हैं। मंत्री जी, इस बार पुल बहुत मजबूत बनना चाहिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। राजा मंत्री जी से बात ही कर रहे थे कि तभी राजकुमार आर्यन राजा से कहते हैं, पिताजी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पुत्र, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं बस आसपास घूम कर आता हूँ। ठीक है पुत्र, लेकिन ध्यान से, इस नदी का पुल टूटा हुआ है। मुझे पता है पिताजी। राजकुमार आर्यन ये कहकर नदी के आसपास घूमने लगते हैं। तभी उन्हें नदी के उस पार एक सुंदर सी कन्या दिखाई देती है। वो कन्या कितनी सुंदर है, लेकिन वो अकेली क्यों बैठी? मुझे उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। राजकुमार आर्यन ये सोचकर टूटे हुए पुल पर चढ़ जाते हैं और फिर उस नदी को पार करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ राजा आते हैं और राजकुमार आर्यन को आवाज देने लगते हैं। पुत्र, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस पुल के आसपास भी मत भटकना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इससे पहले कि ये पुल पूरी तरह से टूट जाए, तुम वापस आ जाओ। अरे पिताजी, कुछ नहीं होता। इतना कमजोर पुल नहीं है ये जो टूट जाएगा। इतना कहकर राजकुमार आर्यन जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही वो पुल पूरी तरह से टूट जाता है। पुल को टूटता देख राजा अपने बेटे को बचाने के लिए जब उनका हाथ पकड़ लेते हैं।
पुत्र हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पिताजी मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। राजा अपने पुत्र को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो असफल रहते हैं, जबकि राजकुमार आर्यन नदी में गिर जाते हैं। मंत्री जी, जल्दी मेरे पुत्र को उस नदी से निकालिए। महाराज आप चिंता मत करिए, हम राजकुमार को ढूंढने में अपनी पूरी जान लगा देंगे। मंत्री जी ये कहकर अपने सारे सिपाहियों के साथ राजकुमार को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन राजकुमार का कुछ पता नहीं चलता। मंत्री जी, अब तो रात होने को आई है और मेरे पुत्र का कुछ अता पता नहीं है। आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं? महाराज हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने की, लेकिन राजकुमार का अभी तक कुछ पता नहीं चला। महाराज छोटा मुंह बड़ी बात, मगर मुझे लगता है कि राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं है। मंत्री जी, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। क्षमा करें महाराज, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इस स्थिति को देखते हुए मुझे यही लग रहा है। राजा मंत्री जी की ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और अपने महल चले जाते हैं। हालांकि वो हर रोज अपने पुत्र को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिन गुजर जाते हैं और राजकुमार आर्यन राजा को कहीं नहीं मिलते। इधर वही कन्या नदी किनारे बैठी अपने पिता के साथ मछलियों का इंतजार करती है। तभी वो देखती है, पिताजी वो देखिए। क्या हुआ बेटी, मछली जाल में फंस गई है क्या, जो तुम इतना चिल्ला रही हो? नहीं पिताजी, वहाँ देखिए, वहाँ पर कोई बेहोश पड़ा है। कहाँ बेटी? पार्वती के कहने पर उसके पिता जाकर देखते हैं तो नदी के किनारे राजकुमार आर्यन बेहोश पड़े रहते हैं। लगता है ये लड़का बहते हुए आ गया है, हमें इसे होश में लाना होगा। पार्वती और उसके पिता आर्यन को लेकर अपने घर पर आते हैं और वैद्य जी को बुलाते हैं। वैद्य जी, ये लड़का हमें किनारे पर बेहोश मिला है, मैं चाहता हूँ आप इसका इलाज करें। ठीक है कुंदन, मैं कोशिश करता हूँ इसे ठीक करने की। कुंदन, मैंने इस लड़के का इलाज कर दिया है, कुछ देर में इसे होश भी आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ये अभी ज्यादा मेहनत ना करे, वरना हो सकता है इसकी तबीयत फिर से खराब हो जाए। वैद्य जी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी पार्वती आर्यन को देखकर अपने मन में सोचती है, पता नहीं ये कौन है, देखने से तो ये बहुत अमीर लगता है। पार्वती अभी अपने मन में ये सोच ही रही थी कि कुंदन उससे कहता है, बेटी तुम तो जानती हो कि मुझे पैसे कमाने के लिए गांव-गांव घूमना पड़ता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तुम इसका ख्याल रखो। कुंदन आर्यन की जिम्मेदारी अपनी बेटी को देकर वहाँ से चला जाता है। जबकि पूरी रात गुजर जाने के बाद सुबह आर्यन को होश आता है और वो पार्वती से कहता है, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो और नदी में क्या कर रहे थे? क्या मैं नदी में था? पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आखिर मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है? पार्वती ये सुनकर अपने मन में सोचती है, लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। अब मैं क्या करूं? पिताजी भी घर पर नहीं है। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। तुम नदी किनारे बेहोश पड़े थे, मैं और पिताजी तुम्हें वहीं से लेकर आए थे। लेकिन मैं वहाँ कैसे पहुँचा? मुझे कुछ भी याद नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो मैं तुम्हें एक नया नाम देती हूँ। आज से तुम्हारा नाम हरीश है। कुछ देर बाद पार्वती हरीश यानी आर्यन के साथ खाना लाती है, जिसे देख वो पार्वती से कहता है, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पार्वती है और अब बाकी बातें बाद में करना, पहले खाना खा लो और फिर दवा भी खा लो ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ।
कुछ दिन बीत जाते हैं। अब आर्यन पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था, इसलिए वो नदी से मछली पकड़ रही पार्वती से कहता है, पार्वती, मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। हरीश, हम लोग मेहमानों से काम नहीं करवाते, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। राजकुमार आर्यन पार्वती की बात सुनकर उनकी तरफ प्यार से देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ राजा बहुत परेशान रहते हैं कि आखिर उनका पुत्र कहाँ चला गया। अगले दिन वो नदी के किनारे फिर जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक मछुआरा दिखाई देता है। अरे सुनो, तुम कौन हो? अरे आप तो राजा वीर सेन हैं ना? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और ये भी सुना है कि आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। हाँ, सही सुना है। पर ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, मेरा नाम कुंदन है और मैं एक मछुआरा हूँ। मैं यहीं पास के गांव से आया हूँ। मछलियाँ पकड़ता हूँ और उन्हें बेचकर अपना घर चलाता हूँ। लेकिन कुछ दिनों से पुल बनने के कारण सारी मछलियाँ नदी से गायब हो गई हैं, जिस कारण मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है। राजा कुंदन की बात सुनकर अपने पास रखी खजाने की पोटली निकालते हैं और उस मछुआरे को देकर उससे कहते हैं, ये लो, इससे अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लो। खजाने की पोटली देखकर कुंदन बहुत खुश होता है और अपने घर लौट जाता है। पिताजी, ये खजाना किसने दिया है? बेटी, ये खजाना मुझे राजा वीर सेन ने दिया है। पर क्यों पिताजी? पता नहीं पुत्री, पर महाराज बहुत उदास थे। शायद वो ये नहीं चाहते थे कि कोई उस नदी के पास भी जाए, क्योंकि उस नदी में डूबकर उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। पिताजी, आपने उनसे पूछा नहीं कि उनके पुत्र का नाम क्या है? पुत्री, मुझे पता है। उनके पुत्र का नाम राजकुमार आर्यन है। पिताजी, मुझे लगता है कि महाराज का पुत्र जिंदा है। बेटी, ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? बस पिताजी, आप देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। पार्वती ये कहकर राजकुमार आर्यन के पास जाकर बैठ जाती है। राजकुमार पार्वती को देखकर उससे कहते हैं, पार्वती, एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं हरीश, बोलो। वो दरअसल पार्वती, मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? विवाह? तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब तुम बताओ कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले मेरे साथ कहीं चलना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने को तैयार हूँ। पार्वती राजकुमार आर्यन को लेकर उसके गांव राजा वीर सेन के पास आ जाती है। मेरे पुत्र आर्यन, तुम जिंदा हो? इतने दिन कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटी, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा पुत्र कहाँ मिला? राजा की पूछने पर पार्वती उन्हें सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं। तभी राजकुमार आर्यन पार्वती से सवाल करते हैं। पार्वती, ये कौन है? आर्यन के सवाल करने पर पार्वती राजा को उसकी याददाश्त के बारे में बताती है, जिसे सुनकर राजा बहुत दुखी होते हैं। पार्वती, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम न होती तो शायद आज मैं अपने बिछड़े हुए पुत्र से कभी नहीं मिल पाता। इसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। पार्वती की बात सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं। महाराज, ये लीजिए, ये वो दवा है जो मुझे वैद्य जी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि इस दवा को रोजाना देने से राजकुमार की याददाश्त वापस आ जाएगी। ये आखिरी गोली बची है, आप इन्हें खिला दीजिए। राजा पार्वती की बात मानकर वो दवा राजकुमार आर्यन को खिला देते हैं। दवा खाते ही राजकुमार आर्यन की याददाश्त वापस आ जाती है
आर्यन को पहले जैसा देख राजा, पार्वती और वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब मुझे चलना चाहिए महाराज। राजकुमार आर्यन पार्वती को जाता देख राजा से कहते हैं। पिताजी, मैं पार्वती से विवाह करना चाहता हूँ। राजा आर्यन की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और पार्वती से कहते हैं। पुत्री, क्या तुम मेरे पुत्र से विवाह करोगी? पार्वती शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लेती है और गर्दन हिलाते हुए हाँ कर देती है। फिर राजा बड़े ही धूमधाम से राजकुमार आर्यन और पार्वती का विवाह करा देते हैं।